तो आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे परफॉर्मिंग आर्ट्स, और परफॉर्मिंग आर्ट्स में हम देखेंगे सबसे पहले इंडियन म्यूज़िक के बारे में। तो इंडियन म्यूज़िक से रिलेटेड हमको सिर्फ 4 चीज़ें पढ़नी है। वो 4 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़ ये है कि इंडियन म्यूज़िक को बनाया कैसे जाता है, ठीक है? इसमें हम पढ़ेंगे सुर और ताल का इंपॉर्टेंस, सुर यानी स्वर या फिर साउंड। दूसरी चीज़ हम ये पढ़ेंगे कि ठीक है, इंडियन म्यूज़िक को बना तो लिया आपने, इंडियन म्यूज़िक है कितने टाइप के, ठीक है? और देखेंगे इवोल्यूशन के साथ साथ इंडियन म्यूज़िक में बदलाव क्या है। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं इंडियन म्यूज़िक में। और चौथी और फाइनली चीज़ हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी प्लेसेस हैं जिन्होंने कि हमारी जो म्यूज़िकल आर्ट है, इस आर्ट को अभी तक ज़िंदा रखा हुआ है, यानी म्यूज़िकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो इन 4 चीज़ों के बारे में हम धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है? टाइप्स ऑफ म्यूज़िक में फॉर एग्जांपल ये 4 हैं: क्लासिकल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, क्लासिकल प्लस फोक म्यूज़िक, मॉडर्न म्यूज़िक। तो हम एक एक करके इन सबको देखते हैं। सबसे पहले हमारा ध्यान आएगा किस पे? हाउ म्यूज़िक इज़ मेड, ठीक है? तो आप म्यूज़िक बोलो, सॉन्ग्स बोलो, कॉम्पोजिशंस बोलो, वो एक ही चीज़ है। तो आपकी जो भी कॉम्पोजिशंस या फिर सॉन्ग्स हैं, उनको बनाने के लिए आपको 2 चीज़ चाहिए। आपने सुना ही होगा, सुर और ताल, ठीक है? सुर है ना ताल है, इस तरह का एक सॉन्ग भी है। एनीवे, तो एक चीज़, एक कंपोनेंट है सुर, जिसे कि स्वर भी कह सकते हो आप, और अगली चीज़ है ताल। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सुर या फिर स्वर समझने के लिए आपको साउंड समझना पड़ेगा, और ताल यानी रिदम, ठीक है? तो अब आते हैं इसके बाद एक एक पे करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सुर क्या है, ठीक है? तो सुर समझने के लिए हम क्या करेंगे, मैं सबसे पहले आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि हमें कौन कौन से टर्म्स पढ़ने हैं, फिर हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, म्यूज़िक बनाने के लिए क्या है, आपको साउंड की ज़रूरत है। साउंड क्या है? बेसिकली एक वेव है। तो साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव हुई। अब वो वेव है तो यानी उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये जो फ्रीक्वेंसी हैं, इसमें से जिन फ्रीक्वेंसी को हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर सकें, वैसी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं उनको श्रुति कहा जाता है, जो कि 22 है नंबर में। इन श्रुति में भी वैसी फ्रीक्वेंसीज़, इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रीक्वेंसी में से वो फ्रीक्वेंसीज़ जिनको कि आप एक्चुअली मुंह का यूज़ करके गा सकते हो, उनको स्वर कहा जाता है, या फिर इंग्लिश में नोट्स कहा जाता है। तो हमारे काम की यही है 12 स्वर, ठीक है? इन्हीं पे वर्ल्ड का पूरा म्यूज़िक बना हुआ है। अब इनका यूज़ क्या है? इन सुरों का, इन स्वर का यूज़ करके, नोट्स का यूज़ करके हम राग को बनाते हैं। राग को क्यों बनाते हैं? क्योंकि राग ही, म्यूज़िक में राग ही वो हिस्सा है जिसका यूज़ करके इमोशन, जो ऑडियंस है उनके अंदर इमोशंस जगाए जाते हैं, अलग अलग तरह के इमोशंस, जिनको कि क्या बोला जाता है? रस। तो अब क्वेश्चन ये है कि स्वर का यूज़ करके आप राग बना रहे थे। तो राग बनाने के 2 तरीके हैं, एक तो डायरेक्ट तरीका है और एक इनडायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट तरीका क्या है कि स्वर हमारे पास हैं, आप इन्हीं स्वर को लो और इन्हीं स्वर का यूज़ करके राग बना लो। राग बनाने में कंडीशन बस ये है कि राग में 5 स्वर या 5 से ज़्यादा स्वर होने चाहिए, 5 से कम स्वर में नहीं बनेगा। तो आपके पास ये 12 स्वर या फिर नोट्स हैं, इसमें से 5-5 के गुच्छों में आप डायरेक्टली इन्हीं को यूज़ करके बना लो। या इनडायरेक्ट वे कि पहले आप इन स्वरों का यूज़ करके थाट बनाओ। थाट में क्या होता है? थाट की कंडीशन ये है कि उसमें 7 या 7 से ज़्यादा नोट्स होती हैं। तो इन 12 नोट्स का यूज़ करके आप 7-7 नोट के गुच्छे बनाओ, जिनको कि थाट बोलोगे, और फिर इस थाट का यूज़ करके आप राग बना लो। ये 7 के गुच्छे हैं, इसमें से 5-5 के गुच्छे निकालोगे तो राग बन जाएगा। समझ गए? बस यही है। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं साउंड के बारे में, हमारी फिज़िक्स, उससे हमको समझ में आएगा। फिर हम श्रुति पे आएंगे, फिर स्वर पे आएंगे, फिर राग पे आएंगे, रस पे आएंगे, थाट पे आएंगे, ठीक है? तो एक एक करके इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं किस पे? सबसे पहले हम आ जाते हैं साउंड पे, ठीक है? तो साउंड में क्या है? देखिए, जो साउंड में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि साउंड है क्या, बाद में हम देखेंगे कि साउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो साउंड क्या है? साउंड एक तरह की लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती है, ठीक है? जिसको कि किसी मीडियम की ज़रूरत होती है प्रोपेगेट करने में, ठीक है? तो अब देखते हैं क्या होगा। ये साउंड है, ये साउंड की वेव हो गई। अब इस वेव की 2 ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। लेंथ जो प्रॉपर्टी हो गई वो हो गई वेव लेंथ, या फिर आपका हो फ्रीक्वेंसी, ठीक है? लैम्डा हो गया वेव लेंथ, 1/λ हो गया फ्रीक्वेंसी। और दूसरी चीज़ अगर आप इसकी ब्रेड्थ बोलोगे तो वो चीज़ है एम्पलीट्यूड, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है कि इस लेंथ और ब्रेड्थ का असर क्या पड़ता है, ठीक है? अगर आप इस लेंथ को चेंज करोगे या ब्रेड्थ को चेंज करोगे तो साउंड बदल जाएगा। वो हम देखते हैं कि कैसे। तो देखो, ये जो लेंथ कहला रही है, ठीक है, इसको आपने क्या बोला? ये वेवलेंथ हो गई, और इसी से क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये कितनी बार इस लेंथ को कंप्लीट करती है, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये एक वेव है, इसने 1 सेकंड में क्या है? 1 साइकिल कंप्लीट किया तो 1 हर्ट्ज। ये दूसरी वेव है, इसने 1 सेकंड में आपके 3 ऐसे साइकिल कंप्लीट कर लिए तो ये 3 हर्ट्ज। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी इस वाली फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है।
तो फ्रीक्वेंसी का ही फिज़िकल फॉर्म में, ठीक है, जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो होता है पिच। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो इसकी पिच ज़्यादा, ठीक है। अगली चीज़ क्या है, अब मैं अगली चीज़ क्या है, जैसे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ब्रेड्थ। तो लेंथ हमने देख ली, अगली चीज़ हो गई ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ हो गया एम्पलीट्यूड। अब देखो एम्पलीट्यूड क्या होता है, बेसिकली एक्स एक्सिस जो है इससे हाइट ऑफ द वेव कितनी है उसी को बोलते हैं, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है, और एम्पलीट्यूड की यूनिट होती है डेसिबल्स। तो अब हम ये देखते हैं कि एम्पलीट्यूड का फिज़िकली क्या बोला जाता है, लाउडनेस। फॉर एग्जांपल टीवी का वॉल्यूम आप बढ़ाते हो तो कुछ नहीं होता है, बस ये जो एम्पलीट्यूड है यही बढ़ जाता है। ये देखो इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा बढ़ा है इससे, यानी इसका वॉल्यूम ज़्यादा। तो टीवी का वॉल्यूम बढ़ाने पे एक्चुअल में साउंड वेव जो टीवी से आ रही हैं उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। एनीवे, तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं आपको अपनी ही आवाज़ का यूज़ करके फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड में अंतर बताता हूँ। अभी मैं जो आवाज़ निकालूंगा उसमें फ्रीक्वेंसी बदलेगी, इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी बदली साउंड की। अब मैं एम्पलीट्यूड यानी लाउडनेस चेंज करूँगा, अंतर समझ में आया। तो एक में पहले वाले में इसमें फ्रीक्वेंसी बदल रही है और इसमें लाउडनेस बदल रही है। जैसे टीवी में जब आप चलाते हो तो जो वॉल्यूम बढ़ाते हो टीवी का तो एम्पलीट्यूड ही बदलता है। अब क्वेश्चन क्या है, तो अगर आप साउंड में आवाज़ तेज़ ज़्यादा करोगे तो ठीक है, उसका तो उतना असर नहीं है। मेन चीज़ है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप चेंज करोगे तो उसमें फिर अलग अलग साउंड बदलेगा। तो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। तो फ्रीक्वेंसी हम देख लेते हैं। तो अगर ह्यूमन ईयर की बात करोगे, देखो जब आप गा रहे हो तो उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं। कौन सी हैं वो दो चीज़ें, एक तो ये चीज़ है आपकी, आप मुंह से गा रहे हो, और दूसरी चीज़ ये है कान से सुन रहे हो, ठीक है। अब कान से सुनने वाली जो फ्रीक्वेंसी है उसकी लिमिट है 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़। लेकिन ऐसा ज़रूरी है थोड़ी है कि जितना आप सुन सकते हो उतनी ही फ्रीक्वेंसी में आप बोल भी सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जो गा सकते हो उसकी एक लिमिटेड फ्रीक्वेंसी है जहाँ पे आप प्रॉपरली गा सकते हो। तो हमने यही देखा कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज़ थी उसमें हमारे एंसेस्टर्स ने उन फ्रीक्वेंसीज़ को आइडेंटिफाई किया जो कि आप एक्चुअल में सुन सकते हो कान से, जिनके बीच में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, सुनना नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हो। मतलब क्या हुआ, देखो जैसे मैं बात करूँ कि एक फ्रीक्वेंसी है आपकी 240 हर्ट्ज़ की, ठीक है, मतलब एक सेकंड में 240 बार वो ऑसिलेट कर रही है, और दूसरी फ्रीक्वेंसी है आपकी 241 हर्ट्ज़ की। तो अगर आपके पास कोई कान में 240 और 241 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी बजाएगा तो उसके बीच में सिर्फ 1 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, तो आप परसीव नहीं कर पाओगे इस डिफरेंस को। लेकिन यहीं पे अगर मैं एक फ्रीक्वेंसी 240 हर्ट्ज़ की बजाऊँ और अगली 260 हर्ट्ज़ की, तो 20 हर्ट्ज़ का डिफरेंस है, तो आप क्लियरली बता सकते हो कि नहीं साउंड चेंज हुआ है। बस इसी चीज़ को बोलते हैं डिस्टिंग्विशेबल फ्रीक्वेंसीज़। तो हमने क्या किया, हमारे एंसेस्टर्स ने इन्हीं डिस्टिंग्विशेबल फ्रीक्वेंसीज़ को फाइंड आउट कर लिया। तो ऐसा पाया गया कि ऐसी 22 फ्रीक्वेंसीज़ हैं जिनको कि हम अपने कानों से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आसानी से। हमें उसके बीच वाली फ्रीक्वेंसीज़ भी सुनाई देंगी, 240 सुनाई दे रहा है तो 241 भी सुनाई देगा, लेकिन ये 5 है इसलिए हम इसको अलग नहीं कर पाएंगे। तो जब हमने ऐसा अलग अलग किया तो हमको क्या पता चले, हमको ऐसी 22 फ्रीक्वेंसीज़ मिली, 22 डिस्टिंग्विशेबल फ्रीक्वेंसीज़, ठीक है, जिनको कि हम सुन सकते हैं, जिनमें आसानी से हम डिफरेंस परसीव कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो 22 फ्रीक्वेंसीज़ हैं इनके बीच में आप सुन कर तो डिस्टिंग्विश कर सकते हो, लेकिन क्या इन 22 को आप मुंह से गा भी सकते हो या नहीं, तो पाया गया नहीं, 22 की 22 को नहीं गा सकते हम। इन 22 श्रुतियों में से सिर्फ 12 ऐसी श्रुतियाँ हैं जिनको कि ढंग से मुँह से गा सकते हैं, ठीक है। तो वो 12 श्रुतियाँ जिनको हम मुँह से ढंग से गा सकते हैं वही हमारे 12 स्वर बन गए या फिर नोट्स बन गए। जो बची हुई 10 श्रुतियाँ थी उनको हम प्रॉपरली नहीं गा सकते, इसलिए ये 10 श्रुतियाँ हमारे किसी काम की नहीं हैं, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया किसके बारे में, साउंड के बारे में, वेव के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में, और वो 22 फ्रीक्वेंसीज़ जिनको कि हम सुनकर अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इन्हीं 22 फ्रीक्वेंसी डिस्टिंग्विशेबल फ्रीक्वेंसी में से 12 ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ थी जिनको कि हम गा सकते थे, तो वो हमारे क्या, स्वर या फिर नोट्स बन गए, ठीक है। तो हमने श्रुति के बारे में पढ़ा, अगला हम पढ़ते हैं दूसरी चीज़ स्वर या फिर नोट्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 12 स्वर आए आपके पास, इनको फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। जो शुद्ध स्वर हैं वो आपके 7 हैं और उसमें से 5 विकृत स्वर हैं। देखते हैं अब ये क्या है। तो 7 सुरों को क्या बोलते हैं, सप्तक। 7 है तो सप्तक या फिर सरगम। क्या है ये, सा रे गा मा पा धा नी सा। एक्चुअली इसको इस तरह से नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं, बताता हूँ अभी कैसे बोलते हैं। तो ये जो 7 है ना, ये ऐसा कोई वर्ड्स नहीं है, ये एक्चुअल में ये 7 फ्रीक्वेंसीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
ये सा जो है ये सब शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशंस हैं। एक्चुअल नाम क्या है? एक्चुअल नाम है षडज, षडज से आया सा। रे किसका शॉर्ट फॉर्म है? ऋषभ का। गा गांधार का। मा मध्यम का। पा पंचम का। धा धावत का, धैवत का। और नी निषाद का। तो ये हो गया सारे गामा। अब क्या है इसमें, मैंने जैसा बताया कि ये हर एक क्या है, श्रुतियाँ हैं, यानी ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो षडज जो फ्रीक्वेंसी है वो है 240 हर्ट्ज़ की, और रे जो है 270, गा उसी तरह 300। मतलब आप देख रहे हो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तो आप मोटा मोटा ऐसे याद रख सकते हो कि 240 से, एक दिन में 24 घंटे, तो 24 को 10 से मल्टीप्लाई किया 240, तो 240 हर्ट्ज़ से शुरू होकर इसका दुगना ले लो 480 हर्ट्ज़। ये 450 है पर ठीक है। तो यानी 240 हर्ट्ज़ से 480 हर्ट्ज़ के बीच में ही आपकी ये सारे गामा पाधा नीसा हैं। तो मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है यहाँ से यहाँ तक। तो अब देखते हैं कि इसको एक्चुअल में इसको कैसे गाया जाता है। देखिए मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी जैसे मैं गाऊंगा, ठीक है। सा रे गा मा पा धा नी सा। डिड यू सी कि मेरी आवाज़ में क्या है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती गई। तो हम इन्हीं बस फ्रीक्वेंसीज़ का यूज़ करेंगे। तो ये हमारे 7 फ्रीक्वेंसीज़ हो गई। अब 240 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब जब आपने सा बोला 240 हर्ट्ज़ की, षडज आपने गाया, तो उस वक्त क्या है, एयर में जो पार्टिकल्स हैं वो 1 सेकेंड में 240 बार ऑसिलेट कर गए, वाइब्रेट कर गए। तो ये बस नाम ही है। तो इन्हीं फ्रीक्वेंसीज़ का किसी और कल्चर में कुछ और नाम रखा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डो रे मी फा सा, डो रे मी फा, ये भी है कहीं पे। तो वो भी क्या है, उन्होंने भी कुछ फ्रीक्वेंसीज़ आइडेंटिफाई करके उनका नाम रख दिया है, ठीक है। मतलब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे ही वैसे स्वर भी ऊंचा चढ़ता जाता है, ठीक है। सारे गामा में रे जो साउंड है वो सा साउंड से ज़्यादा तेज़ी से गाया जाएगा, गा जो होगा वो रे से ज़्यादा तेज़ी से गाया जाएगा, जैसा मैंने अभी गा के सुना है। तो एनीवे ये हो गए आपके 7 शुद्ध स्वर, जिनको कि आपने सरगम या फिर सप्तक कहा। इसके बाद आ जाते हैं क्या, 12 थे ये, तो बाद में 12 में से 7 शुद्ध स्वर हो गए, 5 विकृत स्वर अब आ जाएंगे। तो ये जो 7 स्वर हैं इसमें से 5 स्वर ऐसे हैं जो कि उनका नियमित स्थान होता है ना, उससे ऊपर या नीचे डेविएट करते हैं। अब कौन कौन से डेविएट करते हैं, तो आप ये एक्सेप्ट सांप, निमोनिक हो गया सांप। सांप यानी सा और पा को छोड़ के, सा और पा को छोड़ के जो रे गा मा धा और नी है, रे गा मा धा और नी, ये जो 5 स्वर आपके बचे इनको विकृत स्वर कहते हैं, क्योंकि ये अपने स्थान से या तो नीचे खिसक जाते हैं या ऊपर खिसक जाते हैं। अब अगर नीचे खिसकेंगे तो उनको कोमल स्वर कहा जाएगा, ऊपर खिसकेंगे तो उनको तीव्र स्वर कहा जाएगा। तो मतलब अब समझ में आ गया, 12 स्वर, 12 में से 7 शुद्ध स्वर, 5 विकृत स्वर। 5 विकृत स्वर भी 2 टाइप में डिवाइड हो गए, कोमल स्वर और तीव्र स्वर में, ठीक है। तो ये आपने क्या पढ़ लिया, श्रुति पढ़ ली, स्वर पढ़ लिया। अब स्वर का इस्तेमाल करके क्या बना था, राग बना था। तो अब हम राग देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं राग के बारे में। राग ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। राग कैसे बनता है कि आपके पास ये जो 12 स्वर है ना, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है। बस राग की कंडीशन ये है कि उसमें 5 या 5 से ज़्यादा स्वर होने चाहिए, 5 से कम स्वर नहीं होने चाहिए। तो जब आप इन 12 स्वरों का यूज़ करके उसमें से 5-5 के गुच्छे निकालोगे तो आपके राग बन जाएंगे। अब आपका होता क्या है इन 5 स्वरों को निकालने का, देखो हर एक स्वर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो यानी क्या होगा, जो आप गाना गाओगे उसमें उतार चढ़ाव आएगा। ये जो हो गया सॉन्ग बन गया, और ये मोनोटोनस हो गया। तो जब आप मोनोटोनस रहोगे तो उसको गाना थोड़ी कहोगे। गाने में क्या होता है, किसी चीज़ को आप ज़्यादा तेज़ी से गाते हो, किसी चीज़ को थोड़ी धीमे से गाते हो, तभी वो गाना बन जाता है। और अगर सेम टोन में किसी चीज़ को बोलोगे तो वो बातचीत बन जाती है। तो फ्रीक्वेंसी का जो उतार चढ़ाव हुई, तो किसी चीज़ को गाना और फ्रीक्वेंसी अगर सेम रही तो उस चीज़ को बात बनाता है। तो अब समझ में आ गया। अच्छा, अब ये राग क्या होते हैं, ये राग, इनको राग बोला जाता है। राग मतलब ये लोगों में डिलाइट लाते हैं, ये अलग अलग तरह के इमोशन लाते हैं ऑडियंस में, तो वो हम देखेंगे। आपको कुछ राग के पहले एग्जांपल बता देता हूँ मैं, तो कुछ समझ में आएगा। देखो 12 स्वरों के कॉम्बिनेशन से उसमें से 5-5 के स्वर निकालने हैं आपको, 5-5 के गुच्छे। तो अगर आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा कि ऐसे तो कई राग हम बना सकते हैं, लेकिन उतने थाउजेंड्स ऑफ राग में से 6 इंपॉर्टेंट राग हैं हमारे पास। तो 6 बड़े राग कौन कौन से हैं, उनको याद रखने के लिए एक निमोनिक है। क्या है, आप इमेजिन करो कि भीड़ में एक लड़की है शीला, जो कि मस्त लग रही है। तो निमोनिक क्या हो गया, भीड़ में शीला मस्त लग रही है। तो भीड़ में बी से हो जाएगा भैरव राग, एच से हो जाएगा हिंडौल राग, भीड़ ड से हो जाएगा दीपक राग, में से हो जाएगा मेघ राग, शीला एच से हो जाएगा श्री, मस्त ए से हो जाएगा मलकौश। भैरव राग, हिंडौल राग, दीपक राग, मेघ राग, श्री राग, मलकौश राग।
तो ये आपने समझ लिया राग होते क्या हैं और कुछ उनके एग्जाम्पल देख लिए। अब राग, अब जो 12 स्वर में से 5-5 चुनने हैं, तो ऐसा नहीं कि आप कैसे भी चुन लो, उसकी कुछ कंडीशन हैं, उन कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही राग बनेगा, तभी तो एक गेम बनेगा इंटरेस्टिंग। तो क्या कंडीशन है उनको देख लेते हैं। तो देखिए, आपको चाहिए, सबसे पहली कंडीशन स्वर से रिलेटेड है, अगली है नंबर ऑफ स्वर से रिलेटेड, फिर उसके बाद अगली है इन स्वरों को अरेंज कैसे किया जाए उससे रिलेटेड। अब इतना करने के बाद आपका राग बन गया, तो उस राग का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उस राग को गाया कैसे जाएगा, और अब आपने एक राग बना लिया, तो सपोज़ एक से ज़्यादा राग को कंबाइन किया जाए तो क्या बनेगा, आ गया समझ में। तो ये 6 चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है स्वर। तो स्वर में हर एक राग जो है उसमें स्वर यानी षडज, एक स्वर का एग्जाम्पल है जैसे षडज, षडज एक स्वर है ना, सा सबसे पहला वाला। तो ये कंडीशन है कि सा षडज हर एक राग में होना ज़रूरी है, क्योंकि ये हर एक राग का बेसिक है, तो सा हर में होगा। दूसरी चीज़, कितने स्वर होने चाहिए, तो राग में 5 या 5 से ज़्यादा स्वर होने चाहिए, 5 से कम होगा तो वो राग नहीं कहलाएगा। तो 5 स्वर या नोट्स होगा तो उसको पेंटाटोनिक बोलोगे, 6 होगा तो हेक्साटोनिक, 7 होगा तो हेप्टाटोनिक। पेंटाटोनिक को बोलते हैं औधव राग, 6 स्वर को बोलते हैं शदव, 7 को बोलते हैं संपूर्ण राग, क्योंकि 7 के सातों से बन गया तो फिर वो संपूर्ण पूरा हो गया। अच्छा, अब ये जो 5 स्वर हैं, ठीक है, इनमें से ये जो 5 स्वर का यूज़ करके आपने राग बनाया, इन 5 स्वरों में से वो स्वर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको बोलेंगे वाद, जो दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट है स्वर उसको बोलेंगे संवाद, और जो बचे हुए स्वर हैं, 5 में से 2 हटा दो, 3 बचे, अज्यूमिंग हम 5 ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो जो बचे हुए स्वर हैं उनको कहा जाएगा अनुवाद। तो वाद, संवाद, अनुवाद। वाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, संवाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अनुवाद जो बचे हुए स्वर हैं। और आपने क्या किए हैं, आपने एक्चुअल में ये जो 12 स्वर हैं उनमें से चुने हुए हैं ना, ये 5, 6 या 7 जितने भी हैं, तो वो स्वर जो कि आपने नहीं चुने हैं उनको बोला जाएगा विवाद। वाद, संवाद, अनुवाद, विवाद, ठीक है। अब जब आप गाना बजा रहे हो, ठीक है, तब जो ये एब्सेंट स्वर हैं आपके, यानी जो विवाद हैं, विवाद के बेसिस पे, अगर विवाद को बजाने पे आपका गाना बदल जाएगा, ठीक है, तो उसको कहेंगे, बदल जाएगा तो उसको छाया लग राग कहेंगे, और नहीं बदला तो शुद्ध राग कहेंगे। एनीवे, तो एक हो गया स्वर के बेसिस पे, दूसरा हो गया नंबर ऑफ स्वर के बेसिस पे, तीसरा हो गया इन स्वरों को अरेंज कैसे करेंगे। तो देखो, जब आप स्वरों को अरेंज कर रहे हो, तब अगर ऐसा होता है कि हर एक नोट अपने पिछली नोट से ज़्यादा ऊंची है, तो आप कहोगे असेंट, यानी आरोह। आरोह यानी जैसे सा रे गा मा पा धा नी, तो इसमें आप देखोगे कि रे स्वर जो है वो सा से ज़्यादा ऊंचा है। इसी मतलब बचे हुए भी इसी तरह हैं। उसी तरह अगर हर एक नोट अपने पिछले वाले नोट से नीची है, तो उसको आप बोलोगे डिसेंट। डिसेंट यानी क्या कहलाएगा, अवरोह। अवरोह का एग्जाम्पल क्या है, नी धा पा मा गा रे सा, मतलब ये देखिए, नी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है, धा कम फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये ज़्यादा ऊंचा गाओगे, ये नीचा गाओगे, तो इसलिए ये डिसेंट यानी अवरोह। तो समझ में आ गया स्वरों को कैसे आप अरेंज कर रहे हो, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो उसके बेसिस पे आरोह अवरोह कहलाया जाएगा, ठीक है। अब आपने स्वर बोल दिया, नंबर ऑफ स्वर बोल दिया, स्वरों को अरेंज कर लिया, तो आपका राग बन गया। तो ये जो राग बना, इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, तो आपके राग के होते हैं 3 हिस्से, ठीक है। सबसे पहला हिस्सा होता है आलाप, दूसरा हिस्सा होता है कॉम्पोजिशन, और तीसरा हिस्सा होता है तान। जो आपका पहला हिस्सा है आलाप, वो बहुत धीरे धीरे स्लो टेम्पो में शुरू होता है, इस तरह करके कुछ होता है वो। दूसरा हिस्सा जो है वो है कॉम्पोजिशन, जो एक्चुअल में कॉम्पोजिशन यानी जो गाना है उसके 2 हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को बोलते हैं मुखड़ा, और दूसरे हिस्से को बोलते हैं अंतरा। वो आपने सुना होगा अंताक्षरी वाले गेम में कि मुखड़ा गा दो, ठीक है। तीसरा हिस्सा क्या है, तान। तो थर्ड पार्ट राग का होता है तान। तान को तेज़ी से गाया जाता है, तो समझ में आया, आलाप को धीमे गाएंगे, तान को तेज़ी से गाएंगे, और उसके बीच में है एक्चुअल कॉम्पोजिशन जिसमें मुखड़ा और अंतरा है। तो आपने राग भी बना लिया। अब राग को गाओगे कैसे, तो राग को गाने का मतलब क्या है कि राग को गाने की स्पीड क्या होगी और टाइम क्या होगा। तो राग को 3 स्पीड या फिर 3 लय में गाया जा सकता है। स्लोली गाया जा सकता है, मीडियम स्पीड में, या फिर फास्ट स्पीड में। तो स्लो को बोलते हैं विलंबित, मीडियम को मध्य, और फास्ट को ध्रुत। टाइम, अब देखो ऐसा बोला जाता है कि हर एक राग को गाने का एक स्पेसिफिक टाइम है, ठीक है। मतलब अगर आपने किसी एक राग को किसी पर्टिकुलर समय पे किसी पर्टिकुलर ऋतु यानी सीज़न में गाया, तो उसके कारण एक पर्टिकुलर इमोशन पैदा होगा लोगों में, जिसको कि रस कहा जाता है। समझ में आ गया। तो अब आपने राग बना लिया, राग को गा भी लिया। अब सपोज़ ऐसे आपके पास 2 राग आ गए, आपने उन दोनों राग को कंबाइन करने का सोचा, तो
तो दो रागों के कंबाइन करने पे आपको मिलता है संकीर्ण राग। ठीक है, तो ये हो गया आपके राग के बारे में आप समझ गए। ठीक है, राग की डेफिनेशन, राग के एग्जाम्पल और फिर राग बनाने की कंडीशन। स्वर, कितने स्वर होंगे, अरेंजमेंट क्या होगा स्वर का, जो राग बना उससे उस राग का स्ट्रक्चर क्या होगा, उस राग को गाया कैसे जाएगा, दो राग को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, तो राग इज़ कंप्लीट। एनीवे, तो ये राग हो गया। अब जैसा मैंने बताया कि राग का यूज़ क्या है, इसके इस्तेमाल से आप ऑडियंस के अंदर इमोशंस पैदा करने की कोशिश करते हो, जिसको हम बोलते हैं रस। ठीक है, अब हर एक रस इज़ करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर इमोशन। रस यानी क्या, यही इमोशंस ही तो हैं। तो इमोशंस को याद रखने का क्या तरीका है, जैसे रस है, रस यानी किसी चीज़ का जूस, तो आप इमेजिन कर लो शराब का जूस, इससे आपको याद रहेगा और कुछ नहीं, याद करने का पर्पज़ है। तो शराब का रस, तो इसमें SHARAB शराब, तो एस से क्या आ जाएगा, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस यानी लव। आप श्रृंगार कौन करती हैं, औरतें करती हैं ना, किस लिए, बिकॉज दे लव देयर हस्बैंड, टू इम्प्रेस देयर हस्बैंड। तो श्रृंगार रस हो गया लव के लिए। एच से हो गया हास्य रस, हास्य यानी ह्यूमर। ए से हो गया अद्भुत, अद्भुत रस यानी वंडरस। आर से हो गया रौद्र, रौद्र यानी एंगर। ठीक है, अब ROU, यू आता है, यू के बाद आता है वी, वी से हो जाता है वीर रस जो कि ब्रेवरी। ठीक है, शराब, ए से ऑलरेडी हो चुका है बी, बी से दो हैं, बी से एक तो है भक्ति रस, भक्ति रस जो है डिवोशन का रस होता है, ये 15th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ था भक्ति मूवमेंट के टाइम पे। और एक बी से है बिभत्स, बिभत्स यानी डिस्गस्ट। तो ये आपके रस हो गए। अब आपने ये भी सुनी होगी श्रृंगार रस की कविता, वीर रस की कविता। ठीक है, ये हमारे कल्चर में है काफ़ी मशहूर। तो आपका क्या हो गया, रस हो गया। तो हमने क्या देख लिया अभी, साउंड देख लिया, श्रुति देख लिया, स्वर देख लिया, राग देख लिया, रस देख लिया। अब लास्ट चीज़ पे आते हैं, वो है थाट। तो थाट क्या है, तो थाट हमने बताया था कि हमारा मेन एम तो 12 स्वरों को यूज़ करके राग बनाने का है ना, तो थाट का बस इतना सा यूज़ है कि थाट, थाट मतलब इनडायरेक्ट वे है राग बनाने का, कि पहले आपने 12 स्वर में से 7 चूज़ किए और फिर पहले 12 स्वरों से आपने थाट बना लिया और फिर बाद में थाट से राग बना लिया। लेकिन थाट बनाने की कंडीशन क्या है कि जैसे राग में कम से कम 5 नोट होनी चाहिए, ठीक है, उसी तरह थाट में क्या है, थाट में 7 नोट होनी चाहिए। ठीक है, आपका राग जो है उसको तो आरोह अवरोह मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रीक्वेंसी दोनों में कर सकते हो, लेकिन थाट, थाट सिर्फ आपकी क्या होगी, असेंडिंग नोट में, सिर्फ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में बनेगी। ठीक है, अब सिर्फ किसी चीज़ को इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में बनाओगे तो फिर थाट को गाया नहीं जा सकता अपने आप में। अगर थाट को गाया जा सकता तो फिर राग बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो थाट को अपने आप में गाया नहीं, बनाया नहीं जा सकता, सॉरी गाया नहीं जा सकता। ठीक है, थाट का सिर्फ इस्तेमाल किया जा सकता है राग बनाने में। कितने तरह की थाट हैं, टोटल 10 थाट हैं हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, अब उन 10 थाटों के नाम कैसे याद होंगे, थाट से याद आ जाएगा ठाठ, बोलते हैं ना मोदी जी की ठाठ है भाई, तो मोदी जी की ठाठ है भाई क्योंकि अभी मोदी गवर्नमेंट चल रही है, तो मोदी जी का नारा क्या है, अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार यानी मोदी पार्टी। तो इसके कैसे याद रहेगा, ए से याद हो जाएगा अस्वरी थाट, बी से याद हो जाएगा बिलावल, भैरव, भैरवी थाट, के से याद हो जाएगा काफ़ी, कल्याण, खमज, ये थाट हो गई। अब की बार मोदी सरकार, मोदी में एम से हो जाएगा मरवा थाट, पार्टी पी और टी, तो पी से पूर्वी थाट और टी से तोड़ी थाट। समझ में आ गया, तो आपको थाट भी याद हो गई। तो आपको बेसिकली क्या समझ में आ गया, आपको बेसिकली ये समझ में आ गया कि कॉम्पोजिशन के 2 हिस्से थे ना, सुर और ताल। तो सुर में साउंड, साउंड में आपको चीज़ें समझ में आ गई, साउंड, श्रुति, स्वर, राग, रस, थाट। तो ये साउंड ख़त्म। अगली चीज़ आ जाते हैं, दूसरी चीज़ जो चाहिए ताल, ताल यानी रिदम। तो इस पे आ जाते हैं, देखते हैं ये क्या है। देखिए, तो अब देखते हैं हम सबसे पहले ताल के बारे में कि ताल क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए कि बीट्स नाम की कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो ताल क्या होती है, ताल इन्हीं बीट्स का गुच्छा होती है, ग्रुप ऑफ बीट्स होती है, जो कि किसी गाने में जब तक वो गाना चलता है तब तक उसकी कुछ बीट्स, कुछ ग्रुप ऑफ बीट्स रिपीट होती रहती हैं। तो ये जो उसकी ग्रुप ऑफ बीट्स रिपीट होती हैं, इन्हीं को ताल बोलते हैं। मतलब जब गाना बजता है तो उसमें ताल रिपीट होती रहती है कुछ कुछ समय बाद। तो एक तरह से क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, कोई भी चीज़ साइक्लिक हो गई तो टाइम से जुड़ जाएगी। तो एक तरह से सॉन्ग की ड्यूरेशन, टाइम मेजर करने में ताल का इस्तेमाल होता है। अभी एक चीज़ और सुन लीजिए, यहाँ से बीट्स पता चली, तो बीट्स क्या है, जो बीट्स की लेंथ होगी, लेंथ यानी एक बीट की कितनी ड्यूरेशन है उसको बोला जाता है लय, और नंबर ऑफ बीट्स कितनी है,
नंबर ऑफ बीट्स जो कि एक सॉन्ग में रिपीट हुए जा रही हैं उनको बोला जाता है रिदम या ताल। तो लय और ताल में अंतर समझ में आ गया। लय, एल फॉर लेंथ। तो लय जो होती है वो लेंथ होती है या फिर ड्यूरेशन होती है एक बीट की, और रिदम या ताल क्या होती है, इन्हीं बीट्स का वो गुच्छा होता है जो कि रिपीट करता है सॉन्ग में। अब इसको समझते हैं कि मैं बोल क्या रहा हूँ। देखिए, ताल की आपको ज़रूरत क्यों है। जैसे मिल्क है, दूध को मेजर करते हो आप किस में, लीटर में ना, तो उसी तरह गाना या कोई कॉम्पोजिशन है उसको मेजर करने के लिए आपको रिदम या फिर ताल की ज़रूरत पड़ेगी। बिना रिदम के आपका कॉम्पोजिशन जो है इट विल फॉल अपार्ट। ठीक है। तो रिदम क्या हो गया, रिदम बेसिकली वो साइकिल्स हैं जो कि बीट से बने हुए होते हैं। ठीक है। तो अब बीट्स, इट्स अ ग्रुप ऑफ बीट्स। तो कितने बीट्स का गुच्छा होता है वो मतलब रिदम में आपकी 3 बीट से लेके 108 बीट तक हो सकती हैं। ठीक है। जो ये हायर नंबर है ये सब आपके कार्नेटिक म्यूज़िक में होती हैं क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, रिजिड है। ठीक है। एनीवे, तो देखते हैं। जैसे इसमें 6 बीट की एक ताल हो सकती है, 7 बीट की एक ताल हो सकती है, 8 बीट की, 10 बीट की, 12 बीट की, 16 बीट की। तो जो 6 बीट की ताल होती है उसको बोलते हैं दादरा। जो 7 बीट की होती है उसको रूपक बोलते हैं। 8 बीट की जो होती है उसको बोलते हैं खहरबा, ये काफ़ी फेमस है। जो 10 बीट की ताल होती है उसको झपतल बोलते हैं। 12 बीट की ताल को बोला जाता है एक ताल, 16 बीट की ताल को बोला जाता है 3 ताल। तो ये एक ताल और 3 ताल जो हैं इनको क्लासिकल में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है। एनीवे, तो जैसे मैंने 6 बीट की एक ताल बोली दादरा, तो इसका एग्जांपल क्या है, धा धी ना, धा ती ना। इसमें ये क्या है, एक एक बीट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो समझ में आ गया आपको कि बीट्स क्या हो गई और उससे बनी ताल क्या हो गई। अब ये जो ताल होगी आपकी, ये फर्दर 2 टाइप में होगी। ठीक है। ताल बोल लो या रिदम बोल लो। एक होती है लीनियर रिदम, एक होती है साइक्लिक रिदम। जो लीनियर रिदम होती है वो वैसी रिदम होती है जिसमें कि एक सेंस ऑफ रिटर्न जो होता है ना सॉन्ग में, वो मिसिंग होता है उसमें। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत कम बीट्स होती हैं। जो लीनियर रिदम हुई उसमें सिर्फ 2 बीट है, जैसे 1 2 1 2 1 2। तो इसमें समझ ही नहीं आता कि रिपीट होने का टाइम ही नहीं मिला उसको। एक हिंदी का सॉन्ग है जो कि लीनियर रिदम है, जैसे आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो इसमें क्या है, कहीं भी रिटर्न नहीं है इस सॉन्ग में। या फिर आप सुनो, जब आप ट्रेन में बैठते हो तो ट्रेन छुक 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 चलती है, तो बस वो 2 बीट पर ही चलती है। तो लीनियर रिदम इसी तरह की सिंपलिस्टिक रिदम होती है जिसमें एक सेंस ऑफ रिटर्न मिसिंग होता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आती है वो होती है कौन सी, साइक्लिक रिदम। तो साइक्लिक रिदम क्या होती हैं, ये लंबी होती हैं, इनमें ज़्यादा बीट्स होती हैं, इसलिए आपको इसमें एक सेंस ऑफ रिटर्न मिलेगा। 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर से रिपीट 1 2 3 4 5। तो ज़्यादातर गानों में यही साइक्लिक रिदम ही होगी। ठीक है। अच्छा, तो अब यही है कि मतलब टाइम मेजरमेंट, अब आप सुन लीजिए कि जो टाइम मेजरमेंट है किसी भी सॉन्ग में, उसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक चाहिए लय और एक चाहिए रिदम। ठीक है। तो लय क्या हो गया कि एक बीट की कितनी लेंथ है, ड्यूरेशन कितनी है बीट की। तो लय कितनी टाइप की हो सकती है, वही 3 टाइप की, स्लो टेम्पो, मीडियम टेम्पो, फास्ट टेम्पो। स्लो यानी विलंबित, मीडियम यानी मध्य, और फास्ट यानी द्रुत। तो मैं स्लो टेम्पो आपको बुलाता हूँ, जैसे धा धी न, धा ती न। तो ये 6 बीट का एक ताल है, इसको मैंने स्लो टेम्पो में गाया। मीडियम टेम्पो में धा धी न, धा ती न। अब इसी को फास्ट टेम्पो में गाता हूँ, धा धीना धा तीना धा धीना धा तीना। तो ये समझ में आया, ये तेज़ी से बीट चलनी है, तो इसकी को बोला जाता है लय या फिर टेम्पो। अब अगर लय या फिर टेम्पो को आपको एक्चुअल में देखना है तो आप ख्याल सॉन्ग सुनिए, ख्याल म्यूज़िक सुनिए। तो ख्याल म्यूज़िक का जो पहला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं बड़ा ख्याल। अब जो चीज़ बड़ी लंबे समय तक गाई जाएगी वो क्यों गाई जाएगी, क्योंकि वो काफ़ी स्लो चल रही है, विलंबित। तो उसमें आपको विलंबित लय मिलेगी शुरू में, मतलब बहुत धीरे धीरे गाया जाएगा ख्याल म्यूज़िक को। और सेकंड पार्ट जो होता है ख्याल सॉन्ग का उसको बोलते हैं छोटा ख्याल, इसको तेज़ी से गाया जाता है, तो वहाँ पे आपको फास्ट टेम्पो दिखेगी। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है। तो ख़त्म। अब आपको ये समझ में आ गया कि गाना बनता कैसा है। ठीक है। गाने को बनाने में आपको एक चाहिए सुर और दूसरी चीज़ चाहिए ताल, साउंड एंड रिदम। अच्छा, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया, हाउ म्यूज़िक इज़ मेड। सेकंड पार्ट आपका क्या आ गया, टाइप्स ऑफ म्यूज़िक। तो म्यूज़िक के कितने टाइप्स होते हैं इंडिया में, तो वो हम देख लेते हैं। तो म्यूज़िक के बेसिकली 4 टाइप होते हैं। एक तो है हमारे पास एवर फेमस क्लासिकल म्यूज़िक, हमारा बहुत ही ज़्यादा रिच है। ठीक है। दूसरा है हमारा फोल्क म्यूज़िक, तीसरा है हमारा क्लासिक प्लस फोल्क म्यूज़िक, और फाइनली हमारा आ जाता है मॉडर्न म्यूज़िक। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्लासिक म्यूज़िक में। तो क्लासिकल म्यूज़िक की बेसिकली बात करें तो ये हमारा क्लासिकल म्यूज़िक जो है वो नाट्य शास्त्र
उसके रूल्स को फॉलो करता है, प्लस गुरु शिष्य ट्रेडिशन टीचिंग सिस्टम को फॉलो करता है। लेकिन वहीं पे अगर फोक म्यूज़िक की बात करें तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते क्लासिकल म्यूज़िक के नाट्य शास्त्र की तरह। ये मतलब काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। और इंडिया में इतने ढेर सारे स्टेट हैं, हर जगह के अलग जियोग्राफी है, लोग अलग अलग तरह से रहते हैं, कल्चर कस्टम्स हैं, इसलिए हमारे पास फोक म्यूज़िक जो है उसमें उन्हीं सारी बातों को लाया जाएगा। जो लोकल कल्चर है वही म्यूज़िक के रूप में आएगा, वही गाएंगे लोग। तो इसीलिए हर एक स्टेट में आप देखोगे कि उनका अपना ही फोक म्यूज़िक है। तीसरी चीज़ क्लासिक एंड फोक। बाद में क्या हुआ, हमारे क्लासिकल म्यूज़िक फोक म्यूज़िक से जाके जुड़ गए, तो उसके कारण क्या हुआ। अच्छा, और चौथा चीज़ जो मॉडर्न म्यूज़िक है, इसमें बेसिकली हम देखेंगे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या डेवलपमेंट हुए म्यूज़िक के क्षेत्र में। ठीक है, ये काफ़ी बाद में आया 19th सेंचुरी में, तो ये रिलेटिवली अर्ली आया है। तो अब आते हैं, सबसे पहले हम शुरू करते हैं क्लासिकल म्यूज़िक से। तो क्लासिकल म्यूज़िक जैसा मैंने बताया कि ये नाट्य शास्त्र में लिखे रूल्स को फॉलो करता है, प्लस गुरु शिष्य ट्रेडिशन, गुरु शिष्य सिस्टम ऑफ टीचिंग को फॉलो करता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, दो टाइप के क्लासिकल म्यूज़िक है, हिंदुस्तानी और कार्नेटिक। शुरू में एक ही म्यूज़िक था, लेकिन बाद में क्या हुआ था, इस्लामिक इन्वेशंस के टाइम पर क्या हुआ था, जब हमारे यहाँ इस्लामिक इन्वेशन हुआ तो हमारा जो म्यूज़िक था, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर इस्लामिक इन्वेशन हुआ था, इसलिए हमारा म्यूज़िक उसके साथ इन्फ्यूज़ हो गया। तो इसलिए जो रियल म्यूज़िक, प्योर म्यूज़िक है इंडिया का, वो कार्नेटिक म्यूज़िक ही है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक तो मिक्स होके बना हुआ है। तो ये डिस्टिंक्शन इस्लामिक इन्वेजन के बाद आई थी, उसके पहले एक ही म्यूज़िक था। तो एनीवे, अब हम देखते हैं हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक में अंतर क्या है। हिंदुस्तानी म्यूज़िक को नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, कार्नेटिक म्यूज़िक को साउथ इंडिया में। तो हुआ क्या, हिंदुस्तानी म्यूज़िक को क्योंकि नॉर्थ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है, तो आपको पता होगा अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो नॉर्थ इंडिया ही है जो कि इन्वेड किया गया है अरब्स के द्वारा, पर्शियंस के द्वारा, अफ़गान्स के द्वारा। तो ये ऑब्वियस था कि जब ये पर्शियंस, अरेबियंस ये सब आए इंडिया में, तो ये अपने साथ अपना कल्चर भी लेके आए। तो उनका कल्चर इंडिया के कल्चर के साथ मिक्स हो गया, और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि हमारा म्यूज़िक भी उनके साथ मिक्स हुआ, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी म्यूज़िक में कई ढेर सारे वेरिएशन आ गए। यही कारण है कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक में कई सब स्टाइल्स डेवलप हुए। तो ये जो सब स्टाइल्स डेवलप हुए, जब इनको टीच किया गया तो इनको टीच करने वाले अलग अलग घराने आपके सामने आ गए। कोई किसी स्टाइल को टीच कर रहा है, कोई किसी स्टाइल को टीच कर रहा है। घराने मतलब क्या होता है, घराना यानी घर, फैमिली। घराने में बेसिकली म्यूजिशियंस और डांसर्स जो होते हैं वो अपने अप्रेंटिसशिप या फिर लीनियज के थ्रू क्या करते हैं, किसी टैलेंट को फॉरवर्ड करते हैं, चाहे वो डांस हो चाहे म्यूज़िक हो। ठीक है, और घराना एक पर्टिकुलर म्यूज़िक स्टाइल से रिलेटेड होता है। लेकिन अगर इसी की जगह आप कार्नेटिक म्यूज़िक में देखो, तो कार्नेटिक म्यूज़िक कहाँ, साउथ इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है कार्नेटिक, कर्नाटका। साउथ इंडिया अगर आप देखोगे कि इंडियन ओशन से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो ज़्यादा इन्वेजन्स भी नहीं हुए हैं साउथ इंडिया में। इसीलिए कार्नेटिक के म्यूज़िक की अगर आप बात करोगे तो ये काफ़ी हद तक इंडिजिनस ही रहा है। अब क्योंकि कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर पाया हमारे कार्नेटिक म्यूज़िक को, इसीलिए उसमें वेरिएशंस भी नहीं है। जैसे हिंदुस्तानी म्यूज़िक में अभी आप देखोगे कई तरह के सब डिवीज़न मिलेंगे आपको, लेकिन कार्नेटिक म्यूज़िक में उतने वेरिएशंस है ही नहीं, एक ही स्टाइल ऑफ सिंगिंग है। तो ये हमारा प्योर फॉर्म में है, तो इसीलिए घराना वराने का सिस्टम कार्नेटिक म्यूज़िक में है नहीं। थोड़ी सी और चीज़ देखोगे तो ये है कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक में जैसे राग का सिस्टम है, तो इसमें 6 मेजर राग ही हैं हमारे पास, और इसमें किस समय कौन सा राग गाया जाएगा वो उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है। जबकि कार्नेटिक म्यूज़िक में 72 राग हैं, इसने अपना ओरिजिनल फॉर्म रिटेन किया हुआ है, इसीलिए इसमें राग की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, 72 राग हैं, लेकिन ये टाइम को अडियर नहीं करता है। तीसरी चीज़ हिंदुस्तानी म्यूज़िक में क्या है कि इसमें वोकल्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया गया है जितना ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दिया है जितना कि वोकल्स को। जबकि कार्नेटिक म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंट्स को कम इम्पोर्टेंस दी गई है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वॉइस पे, वोकल्स पे। हिंदुस्तानी और कार्नेटिक म्यूज़िक दोनों ही जगह फ्लूट और वायलिन का यूज़ किया जाता है। फ्लूट तो इसलिए क्योंकि हड़प्पा संस्कृति के टाइम से है, वो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन से, तो काफ़ी पुराना है वो। अब दोनों में अलग अलग क्या है कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक में हम यूज़ करते हैं एस टी का, हिंदुस्तान, एस और टी दोनों आ रहा है ना हिंदुस्तान में, तो एस फॉर संतूर, सारंगी, सितार, टी फॉर तबला, इसको हिंदुस्तानी म्यूज़िक में यूज़ करते हैं। और कार्नेटिक म्यूज़िक में हम यूज़ करते हैं वीएम, वीणा, मैंडोलिन, मृदंगम, इस टाइप की चीज़ों का यूज़ करते हैं। एनीवे, तो अब फर्दर डिविजन्स देखते हैं। जैसा हमने देखा कि हिंदुस्तानी म्यूज़िक इन्फ्लुएंस हुआ है, इसलिए उसमें कई सब स्टाइल्स डेवलप हुए हैं। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक को हम दो पार्ट में देखेंगे, क्लासिकल और सेमी क्लासिकल फॉर्म। अब इसको इसी बीच अगर आप देखोगे तो आपका क्लासिकल म्यूज़िक नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ, सेमी क्लासिकल सेंट्रल इंडिया में, और कार्नेटिक म्यूज़िक साउथ इंडिया। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, क्लासिकल, सेमी क्लासिकल, कार्नेटिक।
तो जो क्लासिकल म्यूज़िक डेवलप हुआ था उसमें सबसे पहला क्या था, ध्रुपद। ध्रुपद क्या है, ये ओल्डेस्ट फॉर्म है, ठीक है। या मैं इसको एक बार, चलो ठीक है, ध्रुपद क्या है, वो ओल्डेस्ट फॉर्म है, इसको ये टेम्पल में ओरिजिनेट हुआ था। उसके बाद ध्रुपद से ही निकला ख्याल म्यूज़िक। ध्रुपद बहुत ज़्यादा रिजिड था, ख्याल थोड़ा फ्लेक्सिबल फॉर्म है। तो ख्याल जो है ये बेसिकली रोमांटिक सॉन्ग है, ठीक है, और इसमें क्या है, इसको बंदिश भी कहा जाता है। फिर तीसरी चीज़ क्या थी, तराना। तराना में क्या है, टी फॉर तराना, टी फॉर ताल, तो यानी तराना में रिदम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताल यानी रिदम। फिर आता है सेमी क्लासिकल, जो जनरली सेंट्रल इंडिया में डेवलप हुआ। तो इसमें सबसे पहले है ठुमरी। तो ठुमरी क्या है, ये जनरली रोमांटिक या फिर डिवोशनल टाइप का सॉन्ग है। अगला है टप्पा, ठीक है। ठुमरी में एक और चीज़ है, ठुमरी से आपको याद आएगा ठुमका, तो यानी जनरली ठुमरी को पहले डांस के साथ किया जाता था, बाद में डांस हट गया तो सिर्फ सॉन्ग बचा जिसको ठुमरी कहा जाने लगा। टप्पा, टप्पा सॉन्ग का जो ओरिजिन है वो है कैमल राइडर्स जो होते थे उनका ये लोकगीत होता था, फोक सॉन्ग होता था। तो जब कैमल चलता है तो उसके पाँव से टप टप की आवाज़ आती है, इसलिए इसका नाम टप्पा है, याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। तीसरी चीज़ गज़ल है। गज़ल बेसिकली उर्दू पोइट्री होती है, जिसको कि आप एक सर्टेन ट्यून पे गाते हो तो गज़ल बन जाती है वो। गज़ल जनरली लव के ही अराउंड घूमती है, इसमें जुदाई का गम, प्यार की ताकत, मतलब पेन ऑफ सेपरेशन, ब्यूटी ऑफ लव, इन पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। एनीवे, तो अब मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ कि ये इवॉल्व कैसे हुए हमारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक के कॉम्पोजिशंस और सॉन्ग, क्योंकि कार्नेटिक में तो कोई डिवीज़न अवेलेबल नहीं है, तो हिंदुस्तानी वाले को ही देखते हैं कि ये इवॉल्व कैसे हुए। तो कॉम्पोजिशंस जो होती हैं वही सॉन्ग्स होते हैं, उसमें कोई अंतर है नहीं, ठीक है। तो ये जो इंडियन कॉम्पोजिशंस हैं ये टाइम के साथ चेंज हुई, तो हम देखते हैं हिस्टोरिकली कैसे चेंज आया सबसे पहले, ठीक है। तो हिस्ट्री में अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको 2800 से 1800 बीसी के आसपास दिखेगी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे कोई सॉन्ग्स नहीं थे, पर तब उनके टाइम से हमको मिली है फ्लूट, मतलब उनके टाइम से हमको इंस्ट्रूमेंट्स मिले हैं, ठीक है। एग्जांपल फ्लूट, बांसुरी, ठीक है। देन कृष्ण जी भी बांसुरी बजाते थे, माइथोलॉजी में इंपॉर्टेंस। एनीवे, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है वैदिक पीरियड, 1500 से 500 बीसी। तो वैदिक पीरियड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक ऋग वैदिक एरा, दैट इज़ अर्ली वैदिक एज, और फिर लेटर वैदिक एज। तो जो अर्ली वैदिक एज 1500 से 1000 बीसी के बीच में थी, वहाँ पर क्या था, जो फर्स्ट टाइप की कॉम्पोजिशन थी, जो अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन पाई जाती है हमारे यहाँ, वो है श्लोक। अब श्लोक का आप जानते हो, मतलब श्लोक हमारे पहले सॉन्ग्स थे। तो इनका क्या है, कंटेंट तो ऑलरेडी ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है श्लोकों का, उसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। लेकिन ये जो ऋग्वेदिक टाइम पे है उसमें रिदम को काफ़ी सिंपल रखा गया था, ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई थी। लेकिन लेटर वैदिक एज में क्या हुआ, हमारे ऋग्वेद के अलावा दूसरे वेद भी सामने आए, ठीक है। तो उसमें क्या है, सामवेद जो है वो बेसिकली रिलेटेड है सॉन्ग से, ठीक है। सामवेद के जो भी उपवेद होंगे, ब्राह्मणाज होंगे, अरण्यकाज होंगे, वो सब क्या है, इसी साइंस, म्यूज़िक के साइंस से ही रिलेटेड है, म्यूज़िक से रिलेटेड, म्यूज़िक से एसोसिएटेड, साइंस से रिलेटेड है। तो सामवेद मेन वेद है हमारा, जो कि लेटर वैदिक में आया था। अब सामवेद में जो श्लोक लिखे हुए हैं उनमें मेलोडी बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सिंपलिस्टिक ट्यून पे बेस्ड जो ऋग्वेद थे हमारे। तो वैदिक पीरियड हो गया। अब वैदिक पीरियड्स के बाद फिर जो लेटर वैदिक पीरियड होगा, वहाँ से लेकर मेडाइवल एज तक क्या डेवलपमेंट हुए उनको हम देखते हैं। तो यानी 700 बीसी से 17th सेंचुरी तक। तो वैदिक एज में जैसा मैंने बताया बेसिकली श्लोक ही थे। श्लोक के बाद नेक्स्ट कॉम्पोजिशन जो डेवलप हुई वो थे प्रबंध। प्रबंध ये काफ़ी स्ट्रक्चर्ड वे में सॉन्ग्स लिखे गए थे, ये श्लोक से अलग थे, जो लेटर वैदिक एज से फिर मेडिवल एज में है। तो ये जो प्रबंध हैं इनको किस में मेंशन किया गया है, सारंग देव जी हैं, ठीक है। सारंग देव जी ने कई अलग अलग तरह के प्रबंधों को मेंशन किया है, उनके अपने एक क्लासिकल टेक्स्ट है जिसको बोला जाता है संगीत रत्नाकर। तो सारंग देव ने संगीत रत्नाकर में मेंशन किए हैं अलग अलग तरह के प्रबंध। इन सभी प्रबंधों में से एक स्पेशल प्रबंध था जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसको बोला जाता है ध्रुव प्रबंध। ये ध्रुव प्रबंध ही बाद में इवॉल्व हो जाएगा ध्रुपद में। तो ध्रुपद आपको समझ में आया, इसीलिए हिंदुस्तानी म्यूज़िक में जो हमने देखा था क्लासिकल में पहला फॉर्म ध्रुपद है। ध्रुपद क्योंकि पूरा इसी से निकला है, पहला डेवलपमेंट है, तो इसमें रूल्स काफ़ी रिजिड थे, किस तरह से गाना है, कैसे गाना है। ध्रुपद को मेन इंपॉर्टेंस बिल्कुल पराकाष्ठा पे कौन लेके गए थे, मेडाइवल पीरियड के किंग, मुग़ल एम्परर अकबर। अकबर के दरबार में कौन थे, कोई गाएगा ना, अकबर थोड़ी अपने आप गाएंगे। तो अकबर के दरबार में थे तानसेन, तानसेन गाते थे ध्रुपद म्यूज़िक। तो वहाँ से ध्रुपद बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया, ठीक है। अब फिर क्या होगा, धीरे धीरे ध्रुपद, देखो ध्रुपद है इंडियन ओरिजिन का, लेकिन वो अकबर के कोर्ट में, जो कि एक मुग़ल हैं, उनके कोर्ट में गाया जा रहा है।
तो क्या हो जाएंगे, वहाँ पर इन्फ्यूज़न हो जाएगा हमारे इंडियन ट्रेडिशन और इस्लामिक ट्रेडिशन के बीच में। इस्लामिक ट्रेडिशन क्या है, कव्वालियाँ उव्वालियाँ हैं, और इंडियन ट्रेडिशन क्या है, यही सब ध्रुपद उपद, श्लोक, प्रबंध, ये सब इंडिया के हैं। तो ये सब यहीं पे मर्ज कर जाएंगे। तो मर्ज करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपके नए नए कॉम्पोजिशंस निकलने शुरू होंगे हमारे हिंदुस्तानी म्यूज़िक से, और तभी ये डिस्टिंग्विश्ड हो जाएगा कार्नेटिक म्यूज़िक से, क्योंकि कार्नेटिक म्यूज़िक में तो अपनी ओरिजिनलिटी रिटेन की, साउथ में कोई है नहीं, और जो नॉर्थ वाला हमारा म्यूज़िक था उसको इन्फ्लुएंस कर दिया इस्लामिक्स ने। तो हमारा यहीं पर एक हिंदुस्तानी म्यूज़िक और कार्नेटिक म्यूज़िक में इंडियन म्यूज़िक का डिवीज़न हो जाएगा। एनीवे, तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक्स में अब जो ध्रुपद का इन्फ्लुएंस कर दिया गया था, उससे नई चीज़ क्या निकली, मेडाइवल पीरियड के बाद अगली चीज़ आती है 19 से 20th सेंचुरी। तो ध्रुपद से निकला ख्याल गायकी। ख्याल में क्या है, देखिए ध्रुपद को काफ़ी रिजिड माना जाता है, तो अगर किसी को क्रिएटिव बनना होगा, रूल से हट के थोड़ा सा कुछ नया ट्राई करना होगा, तो उसको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए थी ना, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी ख्याल गायकी के रूप में आई। तो ख्याल गायकी को ऑब्वियसली शुरू में उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी, लेकिन बाद में बहुत ही ज़्यादा ये पॉपुलर हो गया था। ख्याल का मतलब ही देखो, इसका मतलब होता है इमेजिनेशन। तो ध्रुपद रिजिड था, तो अगर इमेजिनेशन का रूम चाहिए तो वो आपको ख्याल म्यूज़िक में मिलेगा। ख्याल म्यूज़िक में कैसे मिलेगा, जैसे ध्रुपद में तो ऐसा होगा कि शायद किसी चीज़ को गाना है तो एक पर्टिकुलर तरीका ही है, उसी रूल को फॉलो करते हुए गाना है। लेकिन ख्याल गायकी में क्या है, एक ही लाइन आपको दी गई है, तो उसको आप 10 तरह से गा सकते हो, 10 अलग अलग तरह से गा सकते हो। तो ये एक तरह से रिवॉल्यूशनरी चेंज है ना ध्रुपद से, तो इसलिए ख्याल गायकी आई। अच्छा, अब इसी 19 और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर देख रहे हो पूरी जगह चेंज हो रहा है। जैसे ध्रुपद चेंज हुआ ख्याल में 19 से 20th सेंचुरी में, तो यानी ये चेंज का ही पीरियड था। इस बीच आप नॉर्थ इंडिया में ध्रुपद से निकला ख्याल, और सेंट्रल इंडिया में क्या आ जाएगा आपका, सेंट्रल इंडिया में सेमी क्लासिकल म्यूज़िक इवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब ये सेमी क्लासिकल कैसे आया, सेमी क्लासिकल यही है कि आपका क्लासिकल म्यूज़िक था और वो फोक म्यूज़िक से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गया था, तो सेमी क्लासिकल म्यूज़िक के जॉनर्स आने लगे। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो है ठुमरी। ठुमरी को मैंने बताया ही कि आप याद रख सकते हो ठुमके से। ठुमका कौन करते हैं, डांसर्स ठुमका मारते हैं, तो यानी ठुमरी को डांसिंग और सिंगिंग साथ में की जाती थी, लेकिन बाद में डांसिंग बंद कर दी गई, तो जो सिंगिंग फॉर्मेट बचा वो ठुमरी कहलाया। तो यहाँ पर कवर हो गया क्या आपका क्लासिकल म्यूज़िक हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ आती है क्या, हमारी फोक म्यूज़िक। तो फोक म्यूज़िक में जैसा मैंने बताया कि फोक यानी लोकगीत, तो इसमें कोई क्लासिकल म्यूज़िक जैसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। लोग जैसी दिनचर्या जीते थे, जैसा उनका कल्चर था, उसी हिसाब का उनका गायन था, जो कि फोक म्यूज़िक के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अब इसमें क्या है, अलग अलग म्यूज़िक हैं, अलग अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल कम्युनिटीज़ अलग अलग हैं, कुछ ऐसे कम्युनिटीज़ हैं जो सिर्फ म्यूज़िक ट्रेडिशन पर ही जीते हैं। तो ये क्या है, ये इंडिया के अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपको मिलेंगे। ठीक है, अब क्या है कि ये मैंने क्या है अगले एक पेज पर फोक म्यूज़िक का डाला हुआ है, मतलब इसको काफ़ी डिटेल में मैंने लिखा हुआ है अगले पेज पे, तो इसको मैं थोड़ी देर बाद लास्ट में दिखाऊंगा, सबसे पहले फोक म्यूज़िक का। ठीक है, अगली चीज़ क्या आ जाती है, क्लासिकल प्लस फोक म्यूज़िक। तो क्लासिकल प्लस फोक म्यूज़िक ये 4 टाइप के थे आपके, कौन कौन से थे, सबसे पहला था सुगम संगीत, दूसरा रबींद्र संगीत, तीसरा हवेली संगीत, और चौथा गण संगीत। तो सुगम संगीत में क्या है, देखिए सुगम संगीत सबसे पहले मैं बोल रहा हूँ, तो ये क्या है, सबसे पहले इंडिया में शुरू हुई थी बात किससे, डिवोशनल म्यूज़िक के रूप में। डिवोशनल सॉन्ग है ये एक तरह के। तो इसमें आप देखिए, ये सिर्फ याद रखने के लिए हिंदू मुस्लिम से कर रहा हूँ मैं। हिंदुओं के लिए डिवोशनल म्यूज़िक कौन से हैं, भजन है, कीर्तन है, भजन कीर्तन किए जाते हैं ना हिंदुओं में। मुस्लिम्स में क्या की जाती है, कव्वाली गाई जाती है। सिखों में उसी तरह क्या किया जाता है, शबद गाया जाता है। तो ये जितने भी डिवोशनल म्यूज़िक हैं ये सब आ जाते हैं सुगम संगीत में। और अदर्स, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, सुगम तो गम है, तो गम में किसको याद करते हैं, भगवान को, इसलिए ये सुगम संगीत क्या है, डिवोशनल म्यूज़िक है। अदर्स हो गए ABT, A फॉर अभंग, B फॉर भतियाली, T फॉर तेवराम, ये भी अलग तरह की म्यूज़िक्स हैं। तो सुगम संगीत हो गया। सेकंड नंबर पर आ गया रविंद्र संगीत। तो नाम से ही समझ में आता है, रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो देशभक्ति की काफ़ी बातें किया करते थे। ठीक है, तो जनगण मन राष्ट्रगान भी उन्होंने ही लिखा है। तो रविंद्र संगीत जो है, इसकी थीम क्या रहती थी, ज़्यादातर पेट्रियोटिज़म के बारे में रहती थी, कि नेशन अबव नीड्स, हमें हमारी ज़रूरतों से ऊपर देश को रखना है। तो ये था रविंद्र संगीत का। फिर अगला आ गया क्या, तीसरा हवेली संगीत। तो हवेली संगीत आपको समझ में आता है कि हवेली संगीत क्या है, हवेलियों में गाया जाता होगा। हवेलियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, गुजरात राजस्थान इस एरिया में।
जहाँ पर राजपूत रहते थे आपके। तो हवेली संगीत राजस्थान और गुजरात एरिया में गाया जाता है। गण संगीत की बात करें तो गण यानी लोग, लोग यानी ग्रुप। तो वो संगीत जिनको कि ग्रुप में गाया जाता है, कोरस में गाया जाता है, उनको गण संगीत कहते हैं। अब ग्रुप में कौन से गाने गाएंगे लोग? ग्रुप में वही गाने गाए जाएंगे जो कि यूनिटी लाएँ, इसलिए इनकी भी पेट्रियाटिक फीलिंग ही होती थी, थीम होती थी गण संगीत की भी। तो हमने देख लिया क्लासिकल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, क्लासिकल प्लस फोक म्यूज़िक। अब देखते हैं हम मॉडर्न म्यूज़िक। तो मॉडर्न म्यूज़िक ये जनरली वेस्ट में डेवलप हुआ है। तो इसमें देखते हैं कि किस किस तरह के हैं। आप ऐसे समझ सकते हो कि पहली चीज़ तो ये मान के रखो कि जो मॉडर्न म्यूज़िक है वो जनरली अपबीट है नेचर में। तो अब ये एक्सटेंट ऑफ अपबीट कितना है? कम अपबीट, उससे ज़्यादा अपबीट और सबसे ज़्यादा अपबीट। तो जो कम अपबीट है वो जनरली पीसफुल नेचर के हैं, जैसे कि जैज़ सॉन्ग हो गया। जैज़ से ही फर्दर बाद में आपका इवॉल्व आया था ब्लूज़ म्यूज़िक। तो जैज़ और ब्लूज़ ये जनरली पीसफुल हैं, लेस अपबीट। इनसे थोड़े से ज़्यादा अपबीट सॉन्ग कौन से हैं? रैप म्यूज़िक हो गया, हिप हॉप हो गया। तो रैप से आपको एक और फॉर्म याद आ जाएगा रॉक म्यूज़िक, और हिप हॉप हॉप से याद आ जाएगा पॉप म्यूज़िक। तो रैप, हिप हॉप, रॉक, पॉप, ये सारे क्या हो गए आपके? ज़्यादा अपबीट हो गए। ठीक है, तो दो ये, तीन ये। इसके बाद सबसे ज़्यादा अपबीट म्यूज़िक क्या है? वो है ईडीएम। ईडीएम क्या है? इलेक्ट्रिक डांस एंड म्यूज़िक। ये अभी सबसे ज़्यादा चल रहा है। अगर आप देखोगे ये चेन स्मोकर विस्मोकर जो बैंड है वो शायद ईडीएम ही है। एनीवे, अब इसी ईडीएम में थोड़ा सा रेट्रो फील अगर आप ले आओगे तो वो डिस्को बन जाएगा। तो ये हो गया आपके मॉडर्न म्यूज़िक। तो इनको भी देख लेते हैं ज़रा क्या हुआ। तो हम देखेंगे इसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ इन सॉन्ग्स का, और उसमें इंडिया में हुआ है क्या कुछ इस क्षेत्र में। तो सबसे पहले आ जाता है आपका जैज़ म्यूज़िक। तो जैज़ म्यूज़िक आया था 19th-20th सेंचुरी में। 19th-20th सेंचुरी में जब हम अपने म्यूज़िक के डेवलपमेंट के एकदम लास्ट में पहुंच गए, तब से बात की जा रही है। जब ख्याल आया था और सेमी क्लासिकल इंडिया में डेवलप हो रहा था, तब यहाँ पर ये शुरू हुआ था। एनीवे, तो जैज़ म्यूज़िक आया था कहाँ पे? यूएसए में अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी जो थी वो इसको लेके आई थी। मैंने खुद पर्सनली जैज़ सुना है, बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग सॉन्ग्स होते हैं इसमें। एग्जाम्पल व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग ने गाया, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है ये। इसमें ट्रम्पेट, सेक्सोफोन, पियानो, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होगा। आप जैज़ को इंडिया में देखोगे तो उसको इंडो जैज़ कह दोगे आप। इसमें रविशंकर जी ने इसको मिक्स कर दिया था जैज़ को अपने क्लासिकल से। अगली चीज़ है रैप या फिर हिप हॉप म्यूज़िक। तो ये भी 1970s में आया, फिर एफ्रो अमेरिकन्स ने डेवलप किया इसको यूएसए में। दोनों को, जैज़ और रैप, हिप हॉप, इसको भी वही लेके आए। ठीक है, ये ऐसा लगेगा रैप को सुनोगे कि जैसे कोई बंदा स्पीच दे रहा है रिदम में, रैप म्यूज़िक। एग्जांपल एमिनेम। और इसका इंडिया में वर्जन आया जिसको बोलते हैं देसी हिप हॉप। तो इसको लेके आए आपके बाबा सहगल, उन्होंने इसको बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया। फिर तो आपके कई आ गए, हनी सिंह हो गया, बादशाह हो गया, बादशाह का मर्सी सॉन्ग सुनो। ये सब इंडिया में रैप और हिप हॉप है। एनीवे, अगली चीज़ रैप से याद हो जाएगा रॉक। तो रॉक 1960s में, अगेन ये भी यूएसए में आया। तो ये सब यूएसए में, जैज़, रैप, रॉक, ये सब यूएसए में ही डेवलप हुआ। एक लैटिन म्यूज़िक को छोड़ दो तो बाकी शायद ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यूएस में ही डेवलप हुई। एनीवे, रॉक म्यूज़िक सुनने पे आपको थोड़ा ऐसा पंप वाली फीलिंग आएगी कि आप बिल्कुल पम्प्ड हो चुके हो एनर्जी से। इसमें गिटार का काफ़ी इस्तेमाल होता है। इंडियन रॉक म्यूज़िक की अगर आप बात करोगे तो इसे उषा उथूप ने शुरू किया था। और आपने अगर साना गाना सुना हो वो वाला, नादा परिंदे घर आ जा, ठीक है, तो वो भी एक रॉक म्यूज़िक का ही एग्जांपल है। इसके बाद जैसे रैप से याद आ गया रॉक, हिप हॉप से याद आ जाएगा पॉप। तो पॉप म्यूज़िक, पॉप यानी पॉपुलर म्यूज़िक, ये सभी से ज़्यादा पॉपुलर है आजकल के टाइम पे। आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉप म्यूज़िक ही चल रहा है। इसमें क्या होता है, कोरस को बहुत ज़्यादा बार रिपीट किया जाता है सॉन्ग में। जैसे कि छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा, इसका अगर रिमिक्स वर्जन आप सुनोगे तो एक तरह का पॉप सॉन्ग है। एनीवे, ये हो गया। अब जैज़ जैसा एक पीसफुल सॉन्ग है, उसी तरह ब्लूज़ भी है। तो ब्लूज़ में क्या होता है, ब्लूज़ पीसफुल तो है ही, उसके साथ इसमें लिरिक्स भी बहुत प्यारे होते हैं ब्लूज़ म्यूज़िक में। ये छोटा सा अंतर है। जैसे आपने ये गाना सुना होगा, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। तो ये ब्लूज़ का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद लेटेस्ट आ जाएगा आपका ईडीएम। ईडीएम यानी इलेक्ट्रिक डांस एंड म्यूज़िक। तो ये 1960 से 80s में डेवलप हुआ था, यूरोप में डेवलप हुआ था। जैज़, रैप, हिप हॉप, रॉक, ब्लूज़, पॉप, ये सारा आपका यूएस का है। फिर उसके बाद यूरोप का कंट्रीब्यूशन बस ये है ईडीएम। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का कंट्रीब्यूशन हो गया लैटिन म्यूज़िक, और यूरोप का कंट्रीब्यूशन हो गया ईडीएम। इतना ही है। ठीक है, एनीवे, तो ईडीएम में क्या है, ईडीएम को शुरू में एक्सेप्ट नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि ईडीएम को उस वक्त प्ले किया जाता था क्लब्स में, रेव पार्टीज़ में, जहाँ पे ड्रग्स व्रग्स का काफ़ी यूज़ किया जाता था।
बट लेटर फिर ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बन गया। और करंटली बोला जाए तो ईडीएम के सबसे ज़्यादा सब जॉनर है। मतलब मैं यूट्यूब पे एक वीडियो सर्च किया था, सही में बहुत ज़्यादा वर्जन्स हैं ईडीएम के। तो जो भी है इसमें बहुत ढेर सारे सब जॉनर हैं, जैसे ट्रांस, ट्रॉपिकल। इसमें सिंथेसाइज़र्स और सैम्पलर्स का यूज़ किया जाता है। इसी ईडीएम में अगर एक थोड़ी सी रेट्रो वाली फील डाल दोगे तो डिस्को वाला म्यूज़िक हो जाएगा। डिस्को म्यूज़िक जैसे जीनी 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 आजा आजा आजा, इस टाइप का। अब ईडीएम के सब जॉनर्स अगर आप देखोगे तो ईडीएम का एग्जांपल क्या है हिंदी सॉन्ग में, कुछ तो है तुझसे राब्ता। तो इसमें अगर आप पीछे म्यूज़िक सुनोगे तो वो सिंथेसाइज़र्स ही हैं और सैम्पलर्स ही हैं। इसमें वो दीपिका पादुकोण वाला वर्जन, कुछ तो है तुझसे राब्ता। ईडीएम के सब जॉनर आप देखोगे तो उसमें आएगा हाउस, टेक्नो, ट्रांस, डाउन टेम्पो, बेस, हार्डकोर। ठीक है। अब इन जॉनर्स में जैसे हाउस है तो हाउस में फ़र्दर ढेर सारे डिवीज़न है, इलेक्ट्रो हाउस, प्रोग्रेसिव हाउस, डीप हाउस, ट्रॉपिकल हाउस। ठीक है। तो इसमें डीप हाउस जो है वो जनरली स्लोअर होता है, ट्रॉपिकल हाउस थोड़ा ज़्यादा बीट सा होता है। टेक्नो देखोगे तो उसमें मिनिमल टेक्नो जो है उसमें सिंपल साउंड यूज़ होता है। ट्रांस म्यूज़िक ज़्यादा अपलिफ्टिंग होता है और रेपिटेटिव होता है। डाउन टेम्पो की अगर आप बात करोगे तो वो थोड़ा स्लो होता है, नाम से ही पता चल रहा है। बेस की बात करोगे तो उसमें थोड़ी हार्श किक होती है। हार्डकोर की बात करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अप टेम्पो होता है। तो इस तरह से आपने क्या देख लिया, आपने सभी फॉर्म देखी, क्लासिकल म्यूज़िक, फोक म्यूज़िक, क्लासिकल प्लस फोक म्यूज़िक और मॉडर्न म्यूज़िक। अगली चीज़ पे आते हैं। तो हमने यहाँ पे ये दो बड़े टॉपिक ख़त्म कर लिए कि म्यूज़िक बनता कैसे है, सुर और ताल से, टाइप्स ऑफ म्यूज़िक, क्लासिक, फोक, क्लासिक प्लस फोक, मॉडर्न, और तीसरी चीज़ आ गई इंस्ट्रूमेंट्स। तो इंस्ट्रूमेंट्स में अब हम देख लेते हैं। देखिए इंस्ट्रूमेंट्स आप प्रोड्यूस कैसे कर सकते हो। इंस्ट्रूमेंट ऐसे प्रोड्यूस कर सकते हो कि किसी चीज़ को किसी चीज़ के ऊपर दे मारो तो आवाज़ निकलेगी, या हवा फूंक दो कहीं पे तो आवाज़ निकलेगी, तो साउंड निकलेगा, या फिर तार वार खींच दो तो साउंड निकलेगा। यही तीन तरीके हैं। तो अब इन तरीके से आपके पास चार टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे। जैसे स्ट्राइकिंग करने के बेसिस पे आपके पास दो तरह के इंस्ट्रूमेंट आएंगे। वो इस पर डिपेंड कर रहेगा कि किस चीज़ को ठोक रहे हो आप। जैसे आप मेम्ब्रेन को ठोकोगे तो उसको बोलेंगे मेम्ब्रेनोफोन। मेम्ब्रेनोफोन यानी परकुशन इंस्ट्रूमेंट्स, हिंदी में अवनाद वाद्य। लेकिन वहीं पे आप किसी मेटल को ठोकोगे या किसी सॉलिड चीज़ को ठोकोगे तो उसको बोलेंगे ईडियोफोन। समझ में आ रहा है ना ईडियो क्यों? अरे कोई ईडियट ही होगा जो कि मेटल पे मारेगा सर। तो वही मेटल को ठोकना यानी ईडियोफोन, इसको हिंदी में बोलते हैं घनवाद्य। तो अब इनके एग्जांपल देख लेते हैं। मेम्ब्रेनोफोन का है CDMT। सी यानी कॉन्गो, डी यानी ढोल, ड्रम, एम यानी मृदंगम, टी यानी तबला। इन सब में एक मेम्ब्रेन बिछाई जाती है जिसको ठोक के आवाज़ निकाला जाता है। फिर मेटल या फिर सॉलिड में ईडियोफोन आ गया घन वाद्य। तो घन वाद्य का एग्जांपल है MJ, मंजीरा। दो मेटल होते हैं उनको आपस में ठोका जाता है। जल तरंग हो गया, प्याले में पानी रख के ठोका जाता है। सेकेंड चीज़ हो गया हवा फूक के। हवा फूक के यानी इनको बोला जाता है हवा यानी एयर, एरोफोन्स या फिर विंड इंस्ट्रूमेंट, दैट इज़ सुषेर वाद्य। तो सुषेर वाद्य में क्या होता है PFS, पुंगी हो गई, फ्लूट हो गई, कृष्णा बजाते थे उसको, और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया भी फेमस है इसके लिए। शहनाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां उसके लिए फेमस है। तीसरी चीज़ है स्ट्रिंग खींच के। स्ट्रिंग को बोल सकते हो कॉर्ड, तो ये कॉर्डोफोन्स कहलाते हैं या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं, दैट इज़ तट वाद्य। तो इसमें क्या किए, स्ट्रिंग को अब आप किसका यूज़ करके खींचोगे वो भी डिपेंड करता है। जैसे किसी बो का यूज़ करके आपने स्ट्रिंग खींचा, ऐसे 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 बजेगी, तो उससे उसका एग्जांपल हो जाएगा VSE, वायलिन, सारंगी, एसराज। अगर आप फिंगर से ही तारों को खींचोगे या प्लेक्ट्रम का यूज़ करके तारों को खींचोगे तो उसके बेसिस पे VST, वीणा, सितार, तंबूरा। अगर आप हैमर से या स्टिक का यूज़ करके तारों को खींचोगे तो उसको GS बोलेंगे, गोतु वाद्यम या फिर स्वरमंडल। अब आते हैं फाइनली चौथी चीज़ पे, वो कौन सी प्लेसेस हैं जिन्होंने म्यूज़िक को अलाइव रखा हुआ है। ठीक है। तो वो है म्यूज़िकल इंस्टीट्यूशन जो कि हमारे देश में 1900s के बाद आए थे, जिससे कि म्यूज़िक और डांस को, स्पेशली क्लासिकल म्यूज़िक और क्लासिकल डांस को प्रमोट किया जा सके। तो 1900 के बाद आप ऐसे याद रख सकते हो, इंडिपेंडेंस के पहले कौन कौन से इंस्टीट्यूशन थे, इंडिपेंडेंस के बाद। तो इंडिपेंडेंस के पहले दो इंस्टीट्यूशंस थे, इंडिपेंडेंस के बाद दो इंस्टीट्यूशंस आए। इंडिपेंडेंस के पहले जो है दो, उसमें पहले हैं आपके गंधर्व महाविद्यालय, जो कि पहले लाहौर में था और अभी इसे मुंबई में शिफ्ट कर लिया गया है। और दूसरा इंस्टीट्यूशन था मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक, ये लखनऊ में है।
अब गंधर्व महाविद्यालय, इन्होंने क्या की, प्रयाग समिति ओपन करके रखी है इलाहाबाद में, आप जाओगे वहाँ पे देख सकते हो, ये शायद जॉर्ज टाउन में प्रयाग समिति। अगली चीज़ मैरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक जो कि लखनऊ में है, अब इसको बाद में रीनेम कर दिया गया था भटखांडे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट। तो ये दोनों इंडिपेंडेंस के पहले ही आ गए थे। इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन से आए, एक तो आई है संगीत नाटक एकेडमी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे आ गई थी। ये मतलब पूरी कंट्री में सबसे बड़ा है, नेशनल लेवल की एकेडमी है ये, इंडिया लेवल पर, ठीक है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, तो ये पूरे इंडिया लेवल पे है, नेशनल लेवल एकेडमी। तो संगीत नाटक एकेडमी ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को भी एडमिनिस्टर करती है। अगली चीज़ आई थी 1977 मतलब ये तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे आ गई, इंदिरा गांधी जी के टाइम पे, वो भी 75 से 77, मतलब हो सकता है ये उस टाइम पे इमरजेंसी के टाइम पे आया हो। स्पिक मैके यानी SPIC, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर, मतलब इंडिया का जो क्लासिकल म्यूज़िक और कल्चर है उसको प्रमोट करना है, और किस में प्रमोट करना है, अमंगस्ट यूथ। तो स्पिक मैके हो गया, और इसकी ये छोटा इंस्टीट्यूट नहीं है भाई, इसकी 200 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये हो गया आपका क्या सब कुछ यहाँ पे आपने सीख लिया इंडियन म्यूज़िक के बारे में। अब UPSC की एक बहुत बड़ी डिमांड होती है कि हर एक स्टेट के इंडिविजुअली आप बताओ वहाँ पर क्या क्या चीज़ फेमस है, क्या क्या चीज़ फेमस नहीं है। तो ये जानना भी चाहिए, बुराई भी नहीं है इस चीज़ में, आपको पता होना चाहिए। इंडिया में 28-29 जितने भी स्टेट्स हैं, तो उनमें हर जगह क्या क्या चीज़ें फ़ेमस हैं, कौन सा गाना, कौन सा नाचना, क्या चीज़ फ़ेमस है, उनके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो मैंने सोचा एक मैप ऐसे मैं अलग से बना लूँगा और इसी में लिखता जाऊँगा, जैसे जैसे आर्ट एंड कल्चर में मैं पढ़ता जाऊँगा अलग अलग चीज़ें स्टेट के साथ। तो अभी मैं क्या डिस्कस करूँगा, म्यूज़िक को। तो फोक म्यूज़िक क्या है, फोक म्यूज़िक का कंटेंट क्या था, वो किसी रिलीजियस मूवमेंट से प्रभावित होंगे, या वेडिंग सेरेमनी की बातें होंगी, या उसमें कोई बैटल से रिलेटेड सॉन्ग होगा, महाभारत हो गई, कोई हीरोइक वॉर हो गई, या पानी से रिलेटेड, तो ये सब उसका कंटेंट रहता था। यहाँ पे मैं आपको अभी इस मैप से दिखाऊंगा कि म्यूज़िक, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट और म्यूज़िकल कम्युनिटीज़ इंडिया के अलग अलग स्टेट में कौन सी फेमस है। तो इसमें कहाँ से शुरू करें, इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऊपर से ही शुरू करते हैं, या सबसे पहले नीचे से साउथ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो साउथ में सबसे पहले आपके क्या आ जाएंगे, सबसे पहले आ गया केरला। तो केरला में क्या है, म्यूज़िक जो है वो बोला जाता है भूत सॉन्ग, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ओना विल्लू और टिट्टी इदक्का, ठीक है। फिर तमिलनाडु उसके राइट में आ जाएगा। तमिलनाडु में म्यूज़िक है कोलट्टम, नाट्टूपुरा पट्टू, विल्लू पट्टू, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट उदुकई, म्यूज़िक कम्युनिटी यहाँ पे पुलायर हिल ट्राइब्स, ठीक है। इसके ऊपर आएगा कर्नाटका। कर्नाटका में जो म्यूज़िक है वो है भगवग, भावगीत, डोलू कुनीता और वीरगासे। फिर अगर आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ भी मैटर नहीं है हमारे पास। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है, वहाँ पे जो म्यूज़िक कम्युनिटी है वो है मोकन ट्राइब, ठीक है। इसके ऊपर आ जाएगा गोवा। गोवा में क्या है म्यूज़िक, ओवी या मांडो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट घुमूत, ठीक है। अगली चीज़ हो गई महाराष्ट्र, ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है भाई म्यूज़िक में, ओवी, लावनी, पवाड़ा, भावगीत, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सांबल का इसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया साउथ से। साउथ के बाद अब आ जाते हैं नॉर्थ से। तो नॉर्थ में सबसे पहले आप जम्मू एंड कश्मीर में देखोगे तो वहाँ पे क्या है, वनावन और छकरी, ये दो म्यूज़िक फेमस हैं वहाँ के। फिर उसके नीचे आप कहाँ पे आ जाओगे, लद्दाख और जम्मू कश्मीर है ना, दो यूटीज़। तो ये हो गया। अब इसके नीचे आ गया पंजाब। पंजाब भी बहुत ज़्यादा गाना बजाना करते हैं, तो म्यूज़िक के नाम पे धड़ी है फेमस। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट अगर आप देखोगे तो उसमें कोर्डोफोन के नाम पे तुम्बी, एसराज, फिर अलगोज़ा, चिपटा, घरा, इस टाइप का। और वहाँ की जो म्यूज़िकल कम्युनिटी उसको बाजीगर या फिर ग्वार कम्युनिटी कहा जाता है पंजाब में। पंजाब के नीचे राजस्थान आ जाएगा। राजस्थान में आपकी म्यूज़िक पनिहारी फेमस है, मांड फेमस है। म्यूज़िकल कम्युनिटी वहाँ पे है लांघा, जोगी, मनगनियार, मेरासी, भोपा। फिर आपके अगले आ गए क्या, गुजरात इसके नीचे आएगा। तो गुजरात में म्यूज़िक जो फेमस है वो है डांडिया, म्यूज़िकल कम्युनिटी बरोत, चरेन और गढ़वी, ठीक है। फिर MP मध्य प्रदेश में म्यूज़िक है आल्हा, पाई सॉन्ग, म्यूज़िकल कम्युनिटी है वहाँ की बघेल। बघेल तो पावर ग्रिड में भी मैंने एक बंदे से मिला था। फिर आ गया हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में तो कुछ नहीं है, सॉरी, उत्तराखंड से देखना था। उत्तराखंड में आपका आएगा म्यूज़िक बसंत गीत।
उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में म्यूज़िक के नाम पे कुछ नहीं है, लेकिन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत हैं, जैसे चिकारा, दिग्गी, मशाक। फिर बिहार, बिहार में म्यूज़िक है सोहार, सुकर के बिया, ये है। वेस्ट बंगाल में म्यूज़िक है बाउल, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट दो तारा, म्यूज़िक कम्युनिटी करता भजस, बाउल्स। उड़ीसा में म्यूज़िक है पाला और दस कथिया। छत्तीसगढ़ में जो है म्यूज़िक कम्युनिटी वो है मुरिया ट्राइब्स, कमार कम्युनिटी, ठीक है। फिर इसके बाद नॉर्थ ईस्ट को अगर एक साथ ले लें हम, तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में है जा जिनजा नियोगा, म्यूज़िकल कम्युनिटी है इदू मिशीमीज। नागालैंड में म्यूज़िक है हेलियाम लेव, हेकाई लेव, हेरी लेव और न्यू लिव। मणिपुर में है म्यूज़िक खोंगजोम पर्व, लाए हरोबा, खूबी केशी। मिज़ोरम में है म्यूज़िक साइकुती जाए। फिर असम में है म्यूज़िक तिकीर, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है सरिंद, गोगोना। त्रिपुरा में कुछ नहीं है। मेघालय में है म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट तंगमुड़ी और सिक्किम में भी कुछ नहीं है। इन जनरल अगर बात करोगे तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मनगनियार्स का म्यूज़िक फेमस है, महाभारत के नाम पे पंडवानी फेमस है। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा आपका फोक म्यूज़िक की एग्जाम्पल थे।